अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक रिएक्शन की एक और एपिसोड 8 में आपके सामने हाजिर है। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे पास 3 हमारे गेस्ट मौजूद हैं, गज़ल, मकसूद भाई और नाइला। हमेशा की तरह प्रोग्राम का फॉर्मेट वही होगा कि हम इनको 3 वीडियोज़ दिखाएँगे, वो वीडियोज़ जो आजकल न्यूज़ में चर्चा में हैं, वो हम दिखाएँगे इनको और फिर उसके बाद इनका रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद इनसे पूछेंगे इनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अब हम इसके साथ ही चलते हैं पहली वीडियो की तरफ। जी स्टूडियो। आपकी स्टेटमेंट, आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफ़ा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था। अप्रैल 2019 में देयर यू गो, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है मार्च 2022 मार्च 2021 तो आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था, ठीक है। सॉफ्ट यहाँ पे कॉर्नर गलतियाँ हो रही डेवलप थी। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दूंगा। आपने जो बात की है उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। तो द मोस्ट ईयर कौन सा? 19 में 19, ठीक। और उसमें जो है वो देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेयर विद द देन पंजाब गवर्नमेंट जो था वो मोटिवेट कर रहा था। मेरा ख्याल है कि सवाल नहीं किया किस तरह तो पंजाब किस तरह हम लेंगे। नहीं, मुझे जो इंस्ट्रक्शंस थी मैं उसमें यह था कि मैंने किसी किस्म की जो है बारगेन की बात नहीं करनी, कोई क्विड प्रो, टू बी एग्जैक्ट लफ्ज़, नो क्विड प्रो को। ठीक। मैंने उन साहब को कहा जिनसे मेरी बात हुई कि मुझे इस किस्म की गुफ्तगू करने से इजाज़त ही नहीं है। अप्रोच आपने किया था, उन्होंने किया था? जी, उन्होंने किया था। अच्छा। और ये वो दिन है जब हमने एक्सटेंशन का उनको वोट दिया था। आपने पहली वीडियो देखी। चलते हैं आपके ओपिनियंस की तरफ। जी गज़ल। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, मैंने ये वीडियो देखी और मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ ये देखकर कि खान साहब के आने के फ़ौरन ही बाद 2019 की ये बात कर रहे हैं, और ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और वो ये बात कर रहे हैं कि उनको ऑलरेडी अप्रोच किया जा चुका था उस वक़्त कि खान साहब को हटाना है। यानी कि अभी खान साहब को वो मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपनी जो भी मतलब उन्होंने अपनी नई पोज़ीशन सँभाली उसमें वो परफ़ॉर्म कर सकें। तो और उसके बाद दोबारा उनको 2021 में अप्रोच किया गया। और जिस तरह ये बता रहे हैं कि अम, देखा जाए तो हमारे हिसाब से जिस तरह मैं समझती हूँ कि वो ये कि खान साहब को बिल्कुल मौका नहीं दिया गया, लेकिन उनका ये एटीट्यूड था कि खान साहब जो हैं वो नहीं कर पा रहे जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये कि ये बिल्कुल एक सेट माइंड है। शुरू से ही एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा हुआ था कि अगर हमारे इशारों पे चलना है तो हम आपकी हुकूमत को चलाएँगे, और चूँकि आप अपना काम कर रहे हैं, जो कि खान साहब माशाल्लाह बेइंतहा अच्छा काम कर रहे थे, तो उस वक़्त उनको फ़ौरन ही नो दे दिया गया कि ठीक है जनाब, आप बिल्कुल वो हमारे बंदे नहीं हैं, क्योंकि आप हमारी इशारों पे नहीं चलेंगे। और इससे ये साबित होता है कि किस तरीके से खान साहब की चलती हुकूमत को गिराया गया है। और ये पूरा का पूरा एक प्लान था, जैसे उन्होंने हमेशा बार-बार इमरान खान जो है हमेशा अपनी स्पीचेज़ में ये बात कहते हैं कि पहले से ये प्लान था। और ये सारी चीज़ें जो एक-एक करके सामने आ रही हैं, और ये प्रूफ़ है इस बात का कि खान साहब की चलती हुई हुकूमत को गिराया गया। लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? हमारा, पाकिस्तान का। और ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है, बड़ी अफ़सोस की बात है, ऐसे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जिस हालत में हमारा मुल्क है इस वक़्त, ये बहुत टेरिबल है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया गज़ल। जी मकसूद भाई आपके पास चलेंगे अब। मकसूद भाई अपना माइक अनम्यूट कर लें। जब तक मकसूद भाई अपना माइक फिक्स करते हैं, तब तक नाइला आपके पास चलते हैं। जी नाइला। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। और मुझे ये देखकर
जो ये वाला रिएक्शन वीडियो देखकर ये अंदाज़ा हुआ कि एक ज़माना था खान साहब की तरह हम लोग भी ना शौक में आते कि ये क्या हो रहा है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, एस्टेब्लिशमेंट इनसे क्यों बात कर रही है, जब एक इलेक्टेड हुकूमत है. बट दोज थिंग्स हैव चेंज एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ऐसा लीडर मिला. ही ओपनड आवर ब्रेन्स, he told us exactly how things work. So by this time we are actually mentally prepared. तो इस वीडियो को देखकर मुझे कोई हैरत नहीं हो रही है या शॉक में नहीं हूँ कि ओह ये हुआ, because we already know कि अब ये हमारा सिस्टम किस तरह चलता है, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती हैं, these people are mere puppets. और वो एक्सटेंशन का जो मामला है, मतलब इट बेसिकली solidifies the whole thing, whole scenario जो हम देखते आ रहे हैं किस तरह regime change ऑपरेशन हुआ, साइफर and all that. It solidifies कि देखिए now we even have another evidence from the opposition. So to me it makes me appreciate Khan Sahab more. Thank you and thank you to Allah Taala कि ये चीज़ें जो हमें बुरी लग रही हैं इसमें ये blessing है कि at least we know the truth now. शुक्रिया. बहुत शुक्रिया नाइला, आपका बहुत ही बेहतरीन बात किया आपने. जी मकसूद भाई. जी इट्स वेरी एक्चुअली इसको बहुत डिस्टर्बिंग है ये मेरे लिए. आई एम वेरी डिस्टर्ब एंड कंफ्यूज्ड एंड एक्चुअली दिस इज व्हाट दे वांट अस टू डू कि मुझे समझ नहीं आता कि जो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी या पैट्रियोटिक किसे कहते हैं, मैं जो शख्स जो बात कर रहे हैं इनको बोलूं या ये जिसकी बात कर रहे हैं मैं उनको बोलूं या जिसके खिलाफ ये सब जो किया जा रहा है उसको बोलूं कि इन लोगों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है. एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई काम कर रही थी उसमें 2019 से एक साल के बाद ही उसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी गई. वो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ थी, वो साजिश पाकिस्तान की जो पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ थी या जो प्रोग्रेस हो रही थी उस एक साल के अंदर उसके खिलाफ थी. तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस हो रही थी उसके खिलाफ ये किसी को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, तो ये शुरू हुआ. और एक चीज़ और मुझे बॉदर कर रही है कि वाई ओनली नाउ. ये शख्स जो बात कर रहे हैं इनको सब जानते हैं अच्छे तरीके से, उनके बारे में बात नहीं करूँगा, मगर वाई ओनली नाउ, ये कौन सा मौका है इस वक्त कि ये उस बात को रिवील कर रहे हैं, उस बात को एक्सपोज कर रहे हैं और ये वो एक्सपोज करके किसको क्या बताना चाह रहे हैं, वो अवाम को क्या बताना चाह रहे हैं या वो मैसेज दे रहे हैं किसी को कि जिन्होंने उनको ये मैसेज दिया था. तो दैट इज व्हाट द कंफ्यूजन इज कि वो ये मैसेज किसको देना चाह रहे हैं. सो इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग वीडियो फॉर मी. बहुत शुक्रिया आप तीनों का. और बिल्कुल ऐसा ही है. समिंग अप आप लोगों ने जो आपके थॉट प्रोसेसेस थे वो यही, और इससे मैं भी एग्री करूंगी कि एक हुकूमत थी, एक पार्टी को हुकूमत दी गई और पार्टी वाज इलेक्टेड बाय पीपल. उसको अभी पूरी तरह से खुल के मौका भी नहीं मिला अपने काम करने का और एक प्लान के मुताबिक. और ये प्लान एक तरह की अल्लाह का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये लोग आज इस खान साहब की परसिस्टेंट नेचर की वजह से और वो जो डटे हुए अपने महाज पे और साथ में उनके अवाम भी खड़ी है, आज को ये लोग इस नहज पे आ गए हैं कि ये अपने प्लान्स जो हैं खुद ही पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर रहे हैं. इनकी बॉडी लैंग्वेज, ये शख्स पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है. इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसके अल्फाज कहीं से भी दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, ना साथ दे रहे हैं. इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट इस बात का सबूत है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो वाकई में एक पपेट गवर्नमेंट है जिनको ऊपर से ऑर्डर आए और उन्होंने बिला सोचे समझे, उन्होंने पाकिस्तान का नहीं सोचा, उनके पास ऑर्डर्स आए, उन्होंने बिला सोचे समझे उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लिया और नतीजा जो निकला वो आज हम सबके सामने है. तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ. स्टूडियो जी मोहम्मद सरदार फारूकी नाम है. सरदार फारूकी 8 अगस्त को असम्बलियां तहलील हो रही है.
इलेक्शन करीब है, अवामी राय है कि वोट किसको देंगे? जी मेरी तो राय ये है कि मेरा तो वोट इमरान खान को होगा। आप अल्लामा हैं, मौलाना फजल रहमान को यार आप क्यों नहीं सपोर्ट करते? जी मौलाना फजल रहमान ठीक है, हमारे सर के ताज हैं, लेकिन ये है कि भी मेरी वालदा को कैंसर है और उसका जो इलाज हुआ है वो तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए लगे हैं और वो सेहत कार्ड पे हुआ है। तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और इंशाल्लाह मेरी पूरी टोटल फैमिली जो है वो भी उनको वोट देंगे। मैं आज से पहले आपसे कभी मिला? जी नहीं, कोई प्लांटेड तो बात नहीं हो रही? नहीं को प्रिंटेड बात नहीं। नाज़रीन इकराम, ये मुझे मिले हैं, कॉलेज रोड है, चाइना मार्केट के बिल्कुल सामने। मैं ये समझ रहा था कि ये तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करेंगे या मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ को इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी वालिदा माइदा को कैंसर था, सेहत कार्ड पर उन पर 10 लाख रुपया खतीर रकम लगी है, अब उनकी तबीयत कैसी है? जी काफी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। उनको 8 कीमो लगी हैं और 8 कीमो से उनको जो जख्म था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक हुआ। मेरा ताल्लुक मेरा रहीमियर खान से है और बहावलपुर बीनो हॉस्पिटल में वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, अभी भी चल रहा है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। 8 कीमो लगी और मेरी वालदा की तबीयत तकरीबन 80% ठीक हो गई। अगर सेहत कार्ड ना होता तो आपका वालदा का इलाज करवा सकते थे? जी मेरे पास तो इतनी गुंजाइश, मैं तो मदरसे का खादिम हूँ और उससे तो मेरी सैलरी 15-16 हज़ार सैलरी है, तो मैं तो उनके लिए मेडिसिन भी नहीं ले सकता था। सरदार फारूकी साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने वीडियो देखी सेहत कार्ड से मुतालिक। सेहत कार्ड एक चीज़ ऐसी है, मेरे ख्याल में जब जब इसका जिक्र आता है हर पाकिस्तानी के दिल में दुख सा महसूस होता है। मकसूद भाई पहले आपकी तरफ चलेंगे। एक्चुअली आई फील वेरी प्राउड कि मैं जिस लीडर को के पीछे खड़ा हुआ हूँ या उसके साथ खड़ा हुआ हूँ, वो एक सच्चा और वो एक फलाही रियासत बनाने का जो ख्वाब उसने देखा था वो उस पर काम कर रहा था। और ये जब खान साहब ने ये जो सबसे पहले तो जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, ये तो उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे ना, उस वक्त तो वो अपना पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। तो मेरा जो लीडर है वो भले वो पॉलिटिक्स से पहले भी उसके दिल में लोगों के लिए खिदमत थी, और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने सेहत कार्ड लोगों को दिए कि उससे लोगों की परेशानियां खत्म हुई। इतने महंगे महंगे इलाज 10-10 लाख रुपए के इलाज जो हैं, खान साहब जो हैं वहां पर वो सेहत कार्ड के थ्रू जो है वो लोग कर रहे थे, और किस तरीके से लाखों लोगों ने जो है वो सेहत कार्ड जो है उसको यूज किया, और कितने लोग जो हैं कि मैं क्या समझता हूँ कि कितने लोगों की दुआएं हैं खान साहब के साथ, कि जिस तरीके से लोगों की जिंदगियां बची हैं। देखो एक बेटा है वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है, कितने बाप देखे मैंने वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे होते हैं। तो इट्स रियली वेरी इनकरेजिंग, और मुझे एहसास होता है कि मैं एक सही लीडर, सच्चे लीडर के साथ खड़ा हुआ हूँ। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। थैंक यू। शुक्रिया मकसूद भाई। जी गजल, आप क्या कहेंगी? जी थैंक यू महविश। तो एक तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो थी और मैं भी इसको देख के मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, सेहत कार्ड जो है खान साहब की एक ऐसी काविश है जिसको कि मैं समझती हूँ कि अमेरिका जैसा इतना एडवांस मुल्क भी है, वो भी उसमें पीछे है, क्योंकि अमेरिका में सबको पता है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो जो पूरा अपना शो रन कर रही होती हैं, उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो खान साहब ने सेहत कार्ड इशू किया था, इससे फायदा ये थे, 2 फायदा थे। एक तो ये कि जिस तरह भी हमने इस पर्सन को देखा कि किस तरह उन्होंने बताया कि अपनी माँ के इलाज के लिए उनको पैसे चाहिए थे और सेहत कार्ड की वजह से उनकी माँ का इलाज हुआ कैंसर का। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये थी कि जब ये कार्ड की अहमियत ये है कि जब लोगों के पास इतने पैसे होंगे और वो छोटे-छोटे इलाकों में रहेंगे और वो हर तरह का इलाज कर सकते हैं, तो इससे ये एनकरेजमेंट मिलने वाली थी और मिल रही थी उन डॉक्टर्स को जो कि सिर्फ लिमिटेड थे शहरों के लिए। उनको ये अंदाज़ा हुआ उस वक़्त कि हमको अपने क्लिनिक्स जो हैं वो छोटे-छोटे गाँव में भी लगाना चाहिए। तो इससे हमारा जो मुल्क है ना सिर्फ ये कि सेहत
कार्ड है तो लोगों को मतलब अपने इलाज के लिए सहूलत मुहैया थी। लेकिन उसके बाद ये भी था कि हमारे जो छोटे-छोटे देहात हैं और गाँव हैं, उनमें एडवांसमेंट बहुत होनी थी कि अगर वहाँ पे जाके एक सारे लोग डॉक्टर्स हैं, वो बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो अपने क्लिनिक्स खोलेंगे तो इस तरीके से वहाँ पे पूरी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो भी आएँगी। इस तरह हमारे जो छोटे-छोटे देहात हैं वो तरक्की करेंगे। तो खान साहब ने बहुत बड़ा उनका विज़न था सेहत कार्ड को लेके और उन्होंने ये स्टार्ट किया और मुझे बड़ा अफ़सोस है कि इस करंट गवर्नमेंट ने जो फैसिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने एक-एक करके वो सारी जगहों से सेहत कार्ड को ख़त्म किया। और लेकिन खान साहब इंशाअल्लाह ताला जब भी दोबारा वापस आएँगे और ये दोबारा से स्टार्ट होगा और उस वक़्त वो सारे लोग जो कि हेल्थ केयर में हैं, वो उनको अंदाज़ा है और वो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में जाके लोग अपना जो है वो क्लिनिक खोलेंगे। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू गज़ल। जी नाइला, आप क्या कहेंगी? शुक्रिया, मुझे ये वीडियो बड़ा पसंद आया और मेरा ख़्याल से इस तरह के वीडियोज़ जो हैं वो बार-बार हमें जो है ना आवाम तक पहुँचाने चाहिए क्योंकि ये इंसान की नेचर है। वो एक पर्सन इक़्तिदार में आया, वो चीज़ें याद थीं और फिर भूल जाते हैं और मीडिया को आपको पता है वैसे भी बैन किया हुआ है। जो भी पॉज़िटिव चीज़ होती है उसको नेगेटिव करके पेश किया जाता है या बैन कर दिया जाता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ग्रेट जॉब इन पिकिंग दिस क्लिप। और मेरा ये कि दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं खान साहब की शौकत खानम हॉस्पिटल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रह चुकी हूँ फ्यू टाइम्स और मुझे यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम का भी अंदाज़ा है। आई हैव अ ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव जिसमें यही बात होती है यूनिवर्सल केयर एंड एक्सेस। तो ये जो अमेरिका में नहीं है यूनिवर्सल केयर अभी खान साहब ने वो मॉडल लॉन्च कर दिया था विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग इवन इन अ कंट्री लाइक यूएसए। तो ही लॉन्च्ड इट वेरी सक्सेसफुली। इट वाज ऑन इन द इनिशियल स्टेजेस जो कि वो अगर फैलता तो बहुत हमें इस पर्सन की बात से देखें अंदाज़ा हुआ है कि कितना इंडिविजुअल लेवल पर लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया एंड इट रियली चेंज देयर लाइफ। एक घर में जब कोई बीमार होता है तो उसकी ज़िंदगी, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर पूरा अपसाइड डाउन हो जाता है। तो अगेन थैंक यू, अ रियली गुड वीडियो। वी अपलॉड खान साहब फॉर दिस इनिशिएटिव एंड डूइंग दिस फॉर पाकिस्तान। नाइला आपका आप सबकी और थैंक यू सो मच अपने थॉट्स शेयर करने का। और सबसे पहले नाइला, हमारा जो स्टूडियो है वो बहुत रिसर्च करता है। पूरा हफ्ता भर की जो खबरें होती हैं जो हार्ट टचिंग हो, जिससे आप लोग कनेक्ट कर सके। तो आज जो आपने वो बात की कि आप लोग इन वीडियोस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो हैट्स ऑफ टू स्टूडियो। और साथ साथ जहाँ तक सेहत कार्ड की बात है, वो वाकई में आप आपने तकरीबन सभी ने इस चीज़ से एग्री किया है कि जिस लेवल की सहूलत खान साहब ने अपने मुल्क में, पाकिस्तान जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें इंट्रोड्यूस कराई थी, वो वो सुपर पावर्स के स्टैंडर्ड भी उससे मैच नहीं कर पा रहे। यानी ये वो इंसान है कि अगर वो रियासत मदीना का ख्वाब देखता है तो वो उसको एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता है और वही आइडियल स्टेट उसने बनाया। अब तो मेरे ख्याल में खान साहब को किसी इलेक्शन कैंपेन की, चाहे ये आवाज़ बंद करें या कुछ भी करें, खान साहब को किसी इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर घर से एक इस तरह की कहानी निकलेगी जिसने या तो इधर, और ये सिर्फ वो नहीं है कि गरीब तबका या मजदूर तबका जिसने सेहत कार्ड या शौकत खानम से फायदा उठा उसको पहुंचा हो। ये आम इंसान, हर घर का, और मोअज़्ज़िज़ शहरी जो कि सैलरीड लोग भी हैं, उनके लिए कितना बड़ा ये बर्डन रिलीफ था। और जैसा कि इन अ लॉन्ग रन ये तो हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो हम पे जो ये हुकूमत हम पे जो सादर कर दी गई, उसने ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमसे ये छीन ली, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी सेहत को इग्नोर इसीलिए करते हैं कि उनके पास फाइनेंसेस नहीं होते, और अगर वो एक दफा का मेडिकल बिल अगर दे देते हैं तो उसके बाद उनका पूरा महीना भर का बजट आउट हो जाता है अपने घर का। तो वो सब चीजें साथ में बैलेंस करने के लिए, और एक और चीज आप लोगों ने जो मेंशन की साथ में, कि ऐसा नहीं था कि जैसे पहले ही होता था ना कि अगर सिंध है तो जो एक बड़ा गवर्नमेंट का मेन अस्पताल है जहाँ पे फ्री इलाज होता था, वहां पे ये लोग
کتنی مشکلوں سے کنوینس جو ہے وہ ارینج کر کے پھر وہاں پہ پہنچتے تھے، تب تک مرض بگڑ سکتا تھا. وتھ صحت کارڈ ان کو یہ آسانی تھی کہ یہ اپنے قریبی کسی بھی صحت، جو لوگ صحت کا جو میڈیکل فیسلٹیز صحت کارڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے آرام سے اپنا علاج کرا سکتے تھے. تو انشاءاللہ یہی جو پازیٹیوٹی ہے، یہی جو چیزیں عوام نے خود دیکھی اور جن سے مستفید ہوئے، یہی خان صاحب کی الیکشن کیمپین ہے جو کہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. جی اسٹوڈیو نیکسٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. عبد الکریم طور ڈھیر جب حضرت امام حسین کھڑے ہوئے یزید کی فوج کے سامنے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے کوفہ کے لوگوں انہوں نے مدد نہیں کی حضرت امام حسین کی. اور ہمیشہ وہ لوگ پچھتائے، بعد میں وہ پچھتائے کہ ہم نے اتنا بڑا سانیہ ہونے دیا، خوف کی وجہ سے اتنا بڑا مسلمانوں کی تاریخ میں ظلم ہونے دیا. تو ہر دور میں یزید ہوتے ہیں، اور ہر دور میں یزید لوگوں کے اوپر خوف طاری کر کے، ڈرا کے، دہشت پھیلا کے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں. تو میرے پاکستانیوں، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا. سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے جو انسانوں کا غلام بناتا ہے. میں آج ساری قوم کو ایک کہتا ہوں کہ خوف کے بت کو توڑنا ہے اپنے. جی آپ نے تھرڈ ویڈیو دیکھی. پہلے اس دفعہ چلیں گے نائلہ آپ کے پاس، کیا کہیں گے؟ شکریہ بہت بہت. آپ کو تو پتہ ہے خان صاحب کی، آپ ایک سپیچ ایک لائن سنتے ہیں تو یو جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اپ اینڈ پک اپ دا فلیگ اینڈ جسٹ رن ٹو پاکستان. اور بس ایسے ہی میں جسے کہتے ہیں نا کہ گھر میں بات کر رہی تھی کہ مجھے جو ہے فرنٹ رو میں پاکستان میں نہ جانا ہے. اینڈ اس وقت میری فیملی، میرا بھائی وغیرہ آیا ہوا تھا تو انہوں نے مینشن کیا کہ why not go to عمرہ. at that point in time میں ذرا پہلے کی بات کر رہی ہوں، اور میں کیونکہ نہیں گئی تھی تو میں منع نہیں کر سکی. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہے. and I prayed from my heart for Pakistan. So let's get to this amazing video. Thank you so much again for a really good selection. کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے نا مسٹر عبد الکریم کا، کہ وہ کس طرح حق کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کو جیل میں ڈالا گیا، یہ ایکچولی ہی از ریپرزینٹنگ دا وائس آف عمران ریاض خان اینڈ 10,000 ادر پیپل جو بیچارے جیلوں کے اندر بند ہیں، 6x6 سیلز میں، گرمیوں میں ان کو رکھا گیا ہے. اور یہ بالکل کہتے ہیں نا ہیومن رائٹس کی بالکل بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے کہ نہ آپ کا دین ایمان کوئی بیسک چیزیں ہوتی ہیں ہر سوسائٹی کی. تو آپ اسلام کو تو چھوڑیں، بیسک سوسائٹی جو نان مسلم سوسائٹیز ہیں ان میں بھی یہ رولز اور ریگولیشن جو ہے نا ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو میرا جسٹ کلوزنگ اینڈ ویری امپورٹنٹ آئی تھنک ریمارک از جو خان صاحب کا میسج ہے کہ آپ خوف کا بت توڑیں. اب KPK میں میں سیٹرڈے کو ٹویٹر اسپیس کرتی ہوں، اس میں ہمارے انصافیان جو یوتھ ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا ہولڈ ہے ہمارا KPK میں نا، ہم کسی سے افریڈ نہیں ہیں. تو میں نے یہی کہا ہے کہ اوکے یہ ایک سپارک ہے جو ہمیں پورے پاکستان میں پھیلانی ہے. اینڈ دین آئی ٹویٹڈ ٹو سندھ انصاف اینڈ پنجاب کے لک ایٹ KPK. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اٹس اباؤٹ دا یونٹی. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اکیلے PTI کا جھنڈا لے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نو، بی اسمارٹ. آپ پاکستان کا جھنڈا پکڑ لیں، آپ پیچھے سے کریں، بٹ یو کین ناٹ سے او آئی کین ناٹ ڈو. ڈسپیئر از ناٹ الاؤڈ.
every person जो front line पे नहीं है वो पीछे से help कर सकता है. We need to sit in front of those jails जहाँ पर हमारे लोग इस वक्त बंद हैं. वो इंसान हैं, वो आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे. टुगेदर अगर हम 1% पाकिस्तान निकल के जेलों के सामने बैठ जाए, मजाल नहीं है, ये डर के भाग जाएंगी चूहों की तरह. यूनिटी में बहुत बरकत है. तो शुक्रिया बहुत बहुत. बेशक ऐसा ही है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ. जी मकसूद भाई क्या कहेंगे? या तो हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है क्या जिस तरीके से हमको बोल देंगे वो हो जाएगा. अब्दुल करीम थोड़ा साहब जो हैं तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि आपने वीडियो में दिखाई, जो कि पेनफुल है, यकीनन पेनफुल है कि किस तरीके से वो तरक्याती काम कर रहे थे. आज वही मैं कह रहा था कि जो पहली वीडियोस देखी उसमें तरक्याती काम पसंद ही नहीं है लोगों को, जो भी करवा रहे हैं ये, उनको पाकिस्तान फलता फूलता हुआ प्रोग्रेस करता हुआ उनको देखना चाहते ही नहीं है. और उसकी एग्जांपल्स हैं, मैं सिर्फ अपने जहन से नहीं कर रहा क्योंकि उसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं. तो उस जैसे कितने ही हमारे जो हैं भाई बहन जो हैं इस वक्त जेलों में हैं. और तो ये जो उसके बाद जो उसकी वो जो कंटिन्यूएशन में बात करी कि थोड़ी सी जो है जो अपना खौफ के बुत तोड़ने की जो बात करी खान साहब ने, तो लाजमी बात है जब आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, जब हमने कह दिया तो बस फिर खौफ के बुत तो तोड़ देने चाहिए हमको, राह हक पे हमको निकलना चाहिए. हमको खान साहब के साथ हमको खड़े होना चाहिए, खड़े हैं और खड़े रहेंगे. बहुत शुक्रिया. जी बेशक ऐसा ही है कि जब खान साहब के साथ हम खड़े रहेंगे तो यही यूनिटी हमारी स्ट्रेंथ भी बनेगी. जी गजल आप क्या कहेंगी? जी थैंक यू महविश. जी ये भी बहुत ही पावरफुल अपने क्लिप दिखाया. और इसके अंदर तो एक जो खान साहब ने जिस तरह बताया उन्होंने, और इससे पहले जो वीडियो है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिसको इस फाशिस्ट गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए कैद में डाला हुआ है कि वो खान साहब का नाम लेते हैं, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. और ये जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, तो ये चीज़ पहली दफ़ा नहीं हुई. जो हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या है, जिस तरह यज़ीद ने किया, ये वो वाक़या भी है. उससे पहले भी कई स्टोरीज़ जो हैं, वाक़यात हैं, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बयान किए हुए हैं. लेकिन खान साहब ख़ास तौर पे यज़ीद की स्टोरी को बार-बार बताते हैं. और अभी हम मुहर्रम इस मुहर्रम के महीने में से गुज़र रहे हैं. तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि ज़ुल्म के आगे जब हम डट के खड़े हो जाते हैं ना, तो हम उसी सूरत में उसका मुकाबला कर सकते हैं. अगर हम उन कूफी लोगों की तरह बन जाएँ, कूफा के लोगों की तरह बन जाएँ, जो कि यज़ीद के खौफ से वो पीछे हो गए थे और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया था. तो उस वक़्त वो नुकसान तो हो गया, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए वो उस सदमे में रहे, वो चीज़ को कभी भी ओवरकम नहीं कर सके. और बाद में ये हुआ कि यज़ीद का नाम भी मिट गया, लोग भी ख़त्म हो गए, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन का नाम हमेशा ज़िंदा रहा. तो बात सारी सिंपल सिर्फ़ यही है कि इस वक़्त खौफ के बुत तोड़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है. इस वक़्त वही सिचुएशन है हमारे साथ कि हमारे ऊपर जाबिर किस्म के लोग जो हैं वो मुसल्लत हैं. और हमारा जो सिर्फ़ इस वक़्त मैं समझती हूँ फ़र्ज़ ये है कि हमको ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अपना भरोसा रख के, अल्लाह पे यकीन रख के खड़ा होना है. क्योंकि जैसे खान साहब हमेशा कहते हैं ना कि मौत का तो एक वक़्त मुकर्रर है, जिस वक़्त मौत आनी होगी वो आ जाएगी, लेकिन हम डर-डर के क्यों जिएँ? हम अपना हक़ लेना चाहिए और हमें बिल्कुल इस वक़्त खान साहब का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो अकेले खड़े हुए हैं, उनके साथी हैं उनके साथ, लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे साथी बैक ऑफ भी हो गए. तो हमें लेकिन यकीनन इंशाअल्लाह ताला उनका साथ देना है. थैंक यू. बहुत शुक्रिया गजल. आप लोगों ने बड़ी ही अच्छी बातें की. जैसे कि अभी गजल आपने कहा, इस दफ़ा अभी मुहर्रम का महीना है और इस दफ़ा जब हम हमेशा से ये लगता है कि जो बच्चे ये वाले किस्से कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं, अक्सर माएँ बच्चों को बताया करती थी करबला के किस्से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के किस्से, वो हम चीज़ें सुनते थे और हमें लगता था कि वो एक कहानी है. अब
हमको था, लेकिन इतना इतनी इन चीज़ों को महसूस नहीं किया था, स्पेशली करबला का। और खान साहब जिस तरह से एग्जाम्पल्स देते हैं तारीखी वाक़यात को लेके, इस्लामिक हिस्ट्री को लेके, हमारे जो असलाफ की जो वो बुनियाद थी और जो स्ट्रेंथ थी, वो क्योंकि वो रियासत मदीना, उन्हीं की बेसिस भी वही चीज़ें हैं, तो वो बार-बार अपनी तकारीर में इन चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। और इस दफ़ा एटलीस्ट मैंने तो ये महसूस किया है कि इस दफ़ा जो, और ये काफ़ी सारे लोग इससे एग्री भी करेंगे, कि इस दफ़ा हमने मुहर्रम को एक डिफरेंट तरीके से फ़ील किया है, क्योंकि हमने देखी हैं करबलाएँ होती हुई, हमने देखे हैं ये क्या कहते हैं ट्रस्ट के बिट्रेयल्स, और हुकूमतों के लिए कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं, लोग खौफ की वजह से बोल नहीं पाते, फिर ताउम्र उनको रिग्रेट करते हैं। लेकिन हकीकत और सच्चाई किसी भी शेप और फॉर्म में आगे आके रहती है। मेहनत इंसान करता है और उसका सिला अल्लाह देता है। तो इंशाल्लाह खान साहब के सारे साथी, हम सब लोग खान साहब के साथ कदम ब कदम मिला के खड़े हैं। हम इनकी आवाज़ बनेंगे। अभी तक उन्होंने हर तरीके से हर प्लेटफ़ॉर्म पे आवाज़ बुलंद करने की हमारी कोशिश तो की है, लेकिन अभी तक तो नाकामी का ही सामना करना पड़ा है, और आगे भी इंशाल्लाह नाकामी का ही सामना करेंगे। नाइला, गज़ल, मकसूद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आप तीनों का आज स्टूडियोज़ में आने का और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने का। बाकी आप लोग भी अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें, अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाना चाहें, अपनी बातें शेयर करना चाहें हमारे साथ, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे मैसेज करें कि आप इंटरेस्टेड हैं। हमारी टीम का कोई नुमाइंदा आपको आपसे कनेक्ट होके आपकी इन्फॉर्मेशन लेके फिर इंशाल्लाह हम आपको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच स्टूडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान